नमस्कार, मैं वैद्य उपेंद्र दीक्षित। आज हम इरिटेबल बावेल सिंड्रोम के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। इरिटेबल बावेल सिंड्रोम ये आजकल जो समाज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के उभरा है। खासकर जो प्रगत देश है उनमें तो इसका प्रमाण जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में है। जैसे अमेरिका जैसे देश में अलग अलग स्टडीज़ के अनुसार 10 से 22% लोगों में ये इरिटेबल बावेल सिंड्रोम पाया जाता है। और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ओपीडी जो होती है, इसमें जो पेशेंट आते हैं उसमें लगभग 40 से 50% लोगों में अमेरिका में ये बीमारी पाई जाती है। और भारत में भी इसका जो प्रमाण है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में आजकल मिल रहा है। जो अलग अलग इसके विषय में रिसर्चेस हुए हैं, इसके उस विषय में जो सर्वेज हुए हैं, उसके अनुसार ये पाया गया कि 7% से लेकर 12.5% तक इसका प्रमाण भारतीय समाज में पाया जा रहा है आजकल। और ये 2018 के एक स्टडी में, जिसमें अर्बन इंडिया जो है, मतलब शहरी विभाग में इसका प्रमाण जो था वो 12.5% लगभग पाया गया। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, इस प्रकार से जो मॉडर्न साइंस में इसका जो वर्णन किया गया है, ये जो WHO के अनुसार जो क्लासिफिकेशन है, ICD क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसके अनुसार ये व्याधि जो है वो एक फंक्शनल डिसऑर्डर्स माना जाता है। इसमें मतलब इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आते, या इन्फेक्शन का कोई इतिहास नहीं होता है, या और इस प्रकार के जो बाकी कारण है वो नहीं मिलते। जो उसका जो फंक्शन है इंटेस्टाइन्स का, वो ठीक से न होने के कारण ये बीमारी उत्पन्न होती है। तो इसलिए इसको फंक्शनल डिसऑर्डर्स में रखा जाता है। और आजकल एक बहुत बड़ा विषय मॉडर्न मेडिसिन में जिसकी चर्चा है, वो है GI मोटिलिटी डिसऑर्डर्स, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिसऑर्डर्स। तो जो आँख है हमारी, उनकी जो क्रिया होनी चाहिए जिस प्रकार से, तो उसके बजाय उसकी क्रिया बहुत ज़्यादा होने लगे, या उसके बजाय उसकी क्रिया बहुत धीमे धीमे होने लगे, तो इसके कारण कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। ऐसा विचार आजकल मॉडर्न साइंस में पिछले कुछ सालों से बहुत इसके ऊपर चर्चा हो रही है। ये इस विचार को आयुर्वेद में बहुत पहले से बहुत विस्तार से किया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो बीमारी है, इसमें जो रोगी होता है उसको पेट में दर्द होता है, और पेट में मरोड़ होकर उसको शौच होता है। और जो उसका जो मल है, मतलब उसके जो स्टूल्स है, वो कभी कभी पतले होते हैं, तो कभी कभी गाढ़ा मल होता है। और कभी कभी ये दोनों अल्टरनेटली ऐसे भी कुछ पेशेंट में पाया जाता है। तो इसके अनुसार आजकल WHO ने जो क्लासिफिकेशन किया है, उसमें 3 उसके गुट बनाए हैं, कि जिनमें कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसमें डायरिया होता है, और जिसमें दोनों मिक्स होता है। और कुछ ऐसे पेशेंट है इसमें और भी सिम्टम्स मिलते हैं, उसका और एक गुट बनाया गया है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है, जैसे इसमें जो पेट में मरोड़ होकर शौच होना, और उसके बाद में जो पेट में दर्द है या पेट में जो डिस्टर्बेंस लग रहा है रोगी को, उसमें आराम मिलना कुछ देर तक। और जो मल है वो या तो गाढ़ा होता है या तो पतला होता है, मतलब जो नॉर्मल, जो पहले इस व्यक्ति को जो जिस प्रकार से मल होता था उससे बदलाव आ गया है उसमें। और कितनी बार मल होता है, दिन में कितनी बार शौच होता है, स्टूल्स होते हैं, इसमें भी बदलाव आता है, इसके फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आते हैं। तो ये सारे जो बदलाव है, ये लगभग जब 3 महीने लगातार किसी व्यक्ति में दिखते हैं, तब ये कहा जाता है कि उसको ये बीमारी है। क्योंकि इंडाइजेशन की वजह से, अजीर्ण की वजह से, या और भी कारणों से ये कुछ समय के लिए हो सकते हैं इस प्रकार के सिम्टम्स। लेकिन जब ये 3 महीने तक लगातार इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, तब ये कहा जाता है कि ये इरिटेबल बावेल सिंड्रोम है। और ये इरिटेबल बावेल सिंड्रोम है, इसका मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। मतलब इसके लिए डायग्नोस्टिक विशिष्ट कोई टेस्ट नहीं है, लैबोरेटरी टेस्ट नहीं है, या इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, या सोनोग्राफी या स्कैन के अनुसार इसका पता नहीं चलता। हाँ, कुछ छोटे मोटे चेंजेस मिलते हैं, लेकिन उसके आधार पर इसका निदान, इसका डायग्नोसिस नहीं होता है। तो इसका डायग्नोसिस करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो दूसरी बीमारी है
वो नहीं है, ये निश्चित करने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। जैसे सोनोग्राफी या ब्लड टेस्ट जो है, इनका उपयोग इसके लिए किया जाता है। जैसे कोलाइटिस है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रॉन्स डिसीज़ है या इरिटेबल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, इस प्रकार का जो एक रोग है। तो इन सारी जो बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां नहीं है, ये निश्चित करने के लिए ये इस प्रकार के टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। तो कुछ लक्षण भी ऐसे होते हैं कि जो नहीं है, ये निश्चित करना आवश्यक होता है। जैसे कि जो स्टूल्स है, मल है, उसमें खून नहीं निकल रहा है, या उसके साथ साथ जो रोगी है उसमें अगर ऐसा होता है कि लगातार उसका वज़न कम हो रहा है या शक्ति बहुत ज़्यादा कम हो रही है, या उसके कारण उसको हाँफ रहा है वो रोगी, या और मुश्किलें आ रही है, तो इस प्रकार के जब लक्षण पाए जाते हैं तब वो फिर और कोई व्याधि होता है, तब ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ज़्यादातर वो नहीं होता है। तो इसलिए ये टेस्ट या बाकी जो परीक्षण है वो इसके लिए किए जाते हैं। अब ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इसके कारणों में एक ये भी होता है कि कुछ ऐसे मॉडर्न मेडिसिन्स हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, और जो मानसिक अवसाद है, मतलब जो डिप्रेशन है, इसके कारण भी ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये तो हुआ इसके विषय में जो मॉडर्न मेडिसिन में कहा जाता है ये। लेकिन इसके साथ साथ एक विषय ये भी है कि आज तक मॉडर्न मेडिसिन में ये कहा गया है कि इसके निश्चित कारण, ये इसमें क्या निश्चित बदलाव होते हैं, ये बहुत निश्चित नहीं किया गया है इसमें। और दूसरा ये है कि ये इसकी जो मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार जो चिकित्सा की जाती है, ट्रीटमेंट की जाती है, तो उसमें ये कहा जाता है कि इसका उद्देश्य ये है कि इस ट्रीटमेंट का कि उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करना और उसको कुछ रिलीफ देना, ये होता है। इससे ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई और इसके बाद में कभी नहीं हुई उसको, ऐसा नहीं होता है, ऐसा वो लोग अपेक्षा नहीं करते इसकी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में इसको देखना, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा वैद्यों का अनुभव है कि इस प्रकार का डायग्नोसिस लेकर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको हम बहुत अच्छा रिलीफ तो दे ही सकते हैं, लेकिन कई बार उसको पूरी तरह से ठीक होकर वो व्यक्ति स्वस्थ है, ऐसा भी हो सकता है। और इसलिए ये आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में इसको देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आयुर्वेद के अनुसार जो एक ये जो मॉडर्न मेडिसिन में कंसेप्ट है कि जीआई मोटिलिटी, तो आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जो शरीर में विविध क्रियाएं होती है उनको शरीर में नियंत्रित रूप से उसका संचालन किया जाता है। इनको बहुत नियंत्रित रूप से ये क्रियाएं होती रहती है, इसके ऊपर एक कंट्रोल होता है। तो ये जो कंट्रोल होता है इसके ऊपर, जो सिस्टम है कंट्रोल करने की, उसको आयुर्वेद में कहा गया है वात। तो ये वात दोष, तो इस आयुर्वेद के अनुसार जो निगलने की क्रिया है, हम लोग स्वैलो करते हैं फूड, तो जब वो पहुंचता है स्टमक में, ये जो क्रिया है इसके ऊपर नियंत्रण करने वाला जो वात है, मतलब इसके ऊपर जो सिस्टम कंट्रोल करती है, उसको कहा गया है प्राण। फिर जो पचन होता है उसमें जो मूवमेंट्स आवश्यक होते हैं, उसमें जो अन्न आगे चला जाता है और उसके ऊपर पचन की क्रियाएं होती रहती है, इसके ऊपर जो कंट्रोल का सिस्टम है शरीर को, उसको आयुर्वेद में कहा है समान। और उसके बाद में जब पचन पूरा हो जाता है तो जो मल तैयार हो जाता है उसको शरीर के बाहर सही रूप से निकालना, इसके लिए जो कंट्रोल सिस्टम है शरीर में, उसको आयुर्वेद में कहा गया है अपान। तो आयुर्वेद में ये कहा गया है कि ये प्राण, समान और अपान, इन तीनों का क्रमशः इनकी क्रियाएं अगर व्यवस्थित हो रही है तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मूवमेंट्स है वो बहुत ठीक तरह से होती रहेंगी। और कई ऐसे व्याधि है कि जिसमें ये क्रियाएं बाधित होती है, अच्छी तरह से नहीं होती है। ऐसा जब होता है तो बीमारियां उत्पन्न होती है। जैसे आयुर्वेद में इसके लिए एक मुख्य बीमारी का जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम है ग्रहणी। तो ये ग्रहणी रोग है, इसमें आंतों की जो क्रिया है वो ठीक से नहीं होने के कारण या तो अन्न पड़ा रहता है काफ़ी देर तक एक ही जगह, या फिर वो बहुत जल्दी आगे इसको ढकेला जाता है और इसके कारण जो मल है वो ठीक से नहीं बनता, और या फिर जो पचन ठीक से नहीं होता, जो अन्न है वैसे ही वो कभी कभी मल से निकल जाता है, इस प्रकार का होता है। तो ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम लेकर जो रोगी आते हैं हमारे पास, तो उसमें कई बार तो उसका निदान हमारी दृष्टि से ग्रहणी रोग इस प्रकार से हो जाता है, और उसकी चिकित्सा जो है वो हमारे जो आयुर्वेद के प्रधान ग्रंथ हैं उसमें वर्णित की गई है। लेकिन कई बार ऐसा आजकल मिलता है कि ये जो रोगी आते हैं हमारे पास, तो इनमें जो ग्रहणी के जो क्लासिकल सिम्टम्स बताए गए हैं, जो निश्चित निदान उसका करने के लिए जो उसके लक्षण बताए गए हैं, वो सारे लक्षण वैसे नहीं मिलते उसमें।
तो ये होता है कि उसमें हम लोग ये उसमें निष्कर्ष निकालते हैं कि ये इसकी ग्रहणी जो है, मतलब इसकी आंतें जो है वो दुर्बल हो चुकी है। तो ग्रहणी दौर्बल्य इस प्रकार का हमारी दृष्टि से उसका अंडरस्टैंडिंग होता है। तो आगे चलकर ये ग्रहणी रोग होने की संभावना है इस रोगी में, इस प्रकार की स्थिति होती है। कई और भी ऐसे आयुर्वेद के अंतर्गत जो बीमारियों का वर्णन है कि वो भी इसमें हो सकता है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं कि अगर ये तो बीमारी नहीं है, जैसे गुल्म है, अर्श यानी जो पाइल्स होते हैं, बवासीर होते हैं, उसके कारण भी इसी प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तो फिर उसकी चिकित्सा बिल्कुल अलग तरीके से होगी। अजीर्ण है, प्रवाहिका मतलब डिसेंट्री जो है, ये पेचिश जिसको कहा जाता है, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं इसमें भी इस प्रकार के लक्षण कभी कभी दिखाई देते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार इन चीज़ों को देखा जाता है कि भाई इसमें से उस रोगी को कोई लक्षण है नहीं है, फिर उसके अनुसार उसकी चिकित्सा तय की जाती है। तो आयुर्वेद के अनुसार ये जो आते हैं इनकी शक्ति कम होने के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। जैसे अभी बताया कि ग्रहणी एक रोग ही है और उसके कारण ये हो जाता है। तो ये गति बदलने के लिए, जो आंतों की जो गति है वो ठीक से नहीं होने के लिए कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। उसमें से सबसे बड़ा एक कारण है कि अति चिंता करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव। इसके कारण जो मानसिक उसके भाव बदल जाते हैं, उसका परिणाम ये प्राण वायु की गति पर पड़ता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग खाना बहुत जल्दी में खा लेते हैं, तनाव में रहते हैं, बहुत जल्दी निगल देते हैं किसी तरह से। तो कई बार उनको उसमें खांसी भी आ जाती है बीच में अचानक, क्योंकि बहुत जल्दी निगलने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार का जो तनाव है, या फिर कोई लोग बहुत दबाव में है, या बहुत उनके कोई फैमिली में प्रॉब्लम्स है जिसके कारण वो उनको दुख है कोई, या इसके कारण, या कोई टेंशन है उनको डर है किसी बात का, तो इन चीज़ों का भी असर पड़ सकता है इस वात की गति पर। मतलब जो कंट्रोल शरीर उसके ऊपर करता है इस गति पर, उस पर ये असर पड़ सकता है। इसी प्रकार से जो आगे चलकर जो पचन की क्रियाएं ठीक से होनी चाहिए, इसके लिए हम बहुत सारे आयुर्वेद में चीज़ें बताई गई कि आयुर्वेद में ये बताया गया है कि अच्छी तरह से पचन होने के लिए आहार को किस प्रकार से खाना चाहिए। अब किसी को ये लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो बचपन से बच्चों को सिखाया जाने वाली बात है कि कैसे खाना चाहिए। नहीं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे इसके लिए एक आहार विधि बताया गया है आयुर्वेद में, खाना कैसे खाया जाए। तो इसमें अभी मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इसकी मुख्य बिंदु है कि जैसे ये बताया गया है कि सभी चिंताओं से मुक्त होकर व्यक्ति को खाने पर अपना ध्यान देना चाहिए। मतलब ये कहा गया है कि तन मना भुंजित, उसके ऊपर ध्यान देकर अपना मन वही लगाकर खाना खाना चाहिए। उस समय दूसरी चीज़ों के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए बचपन से ये सिखाया जाता है कि भाई खाते समय बात मत करो, बाकी तनाव की जो बात है बाद में चर्चा करेंगे इसकी हम लोग। ये स्वाभाविक बात है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से ये कहा गया है कि अन्न जो है वो ताज़ा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ठंडा बासी नहीं होना चाहिए। और जो खाते समय आदमी को बहुत धीरे धीरे भी नहीं खाना चाहिए और बहुत जल्दी में भी नहीं खाना चाहिए। तो ये कैसे तय करें कि आदमी बहुत जल्दी खा रहा है, धीरे धीरे खा रहा है? तो ये एकदम फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो एक 15-20 मिनट के अंदर आदमी अगर खाना खा रहा है तो इसका मतलब वो ठीक से खा रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। तो कोई आदमी अगर 5-10 मिनट में पूरा खाना खा लेता है तो शायद वो बहुत जल्दी से खा रहा है। तो कोई आदमी आधा घंटे तक, पौने घंटे तक खा रहा है तो वो बहुत धीरे धीरे खा रहा है। तो इन चीज़ों का असर जो है, जैसे हम लोग खाना जिस प्रकार से खाते हैं जल्दी या धीरे धीरे, उसका असर आगे की जो आंतों की क्रिया है उनके ऊपर पड़ता है। मतलब एक प्रकार से जो है कि आगे के जो मूवमेंट्स है उसका टोन हम लोग किस प्रकार से उसको निगलते हैं उससे सेट किया जाता है। तो इसलिए हम लोग किस प्रकार से खाते हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अच्छी तरह से चबाकर और बहुत जल्दी नहीं, बहुत धीरे धीरे नहीं, इस प्रकार से खाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है और ये इन जीआई मोटिलिटी डिसऑर्डर्स में बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो आहार विधि है इसका पालन अगर हम लोग करते हैं तो बहुत। और खाने के बाद में भी फिर ऐसा है कि जब वो खाना हम लोग खाते हैं तो उसके बाद में वो खाना पूरी तरह से ठीक से अंदर तक पहुंचने के लिए और वहाँ जाके ठीक से सेटल होने के लिए, फिर वो जब सेटल हो जाता है तो जो एक बीच में एक जो वाल्व जैसा होता है, जो एक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर करके होता है, तो वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। फिर वो अन्न स्टमक में बना रहता है और फिर वहाँ उसके ऊपर पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आयुर्वेद में ये बताया गया है कि खाने के बाद लंबी सांस लेकर धीरे धीरे सांस छोड़े, तो इसके कारण जो वात की गति है वो ठीक से होती रहती है।
इसके साथ ही ये बताया गया है कि खाने के बाद 10-15 मिनट तक शांति से बैठे और भुक्त्वा राजवत आसीना स्यात्, ऐसा कहा गया है कि मतलब राजा की तरह मतलब कंफर्टेबली बैठे, और फिर इसके कारण वो अन्न ठीक से अंदर चला जाएगा। उसके बाद में लंबे से सांस लेकर धीरे धीरे छोड़े, और उसके बाद में 10-15 मिनट के बाद धीरे धीरे घर के अंदर ही हम लोग शतपदम गच्छेत, ऐसा कहा गया, मतलब 100 पद, मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चले, तो इसके कारण भी आंतों की क्रियाएं ठीक से होती है और पचन सही हो जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इसका पूरा विस्तार हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन ये इस प्रकार के कई अच्छे उपदेश आयुर्वेद में हमें मिलते हैं और ये बहुत उपयोगी है। ये स्पेशली जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है इसमें, तो इस प्रकार से है। अब ये आंतों की जो शक्ति है ये क्यों कम हो जाती है और क्यों ये इस प्रकार से इसको इरिटेबल इसमें नेचर आ जाता है, तो आयुर्वेद में इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जिसके कारण आयुर्वेद के अनुसार शरीर में एक हीट यानी एक पित्त बढ़ा होता है, तो ये पित्त जो बढ़ा हुआ है वो शरीर के अंदर बना रहता है कई दिनों तक, और इसके उष्मा के कारण, पित्त की उष्मा के कारण जो आते हैं वो नरम हो जाते हैं, उसकी क्रियाएं वो उसको ठीक से कर नहीं पाती है, उसको अन्न को धारण नहीं कर पाती है, और इसके कारण ये इस प्रकार की और भी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए ये पित्त की बीमारियां, फिर ऐसे कुछ व्याधि आयुर्वेद में बताया गया है कि पांडु, मतलब मोटे तौर पर लोग इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि खून की कमी, लेकिन सिर्फ खून की कमी को पांडु नहीं कहते, शास्त्रीय रूप से उसके और भी लक्षण हैं, लेकिन खून की कमी के कारण उसका इन चीज़ों का भी असर पड़ता है आंतों के ऊपर, वो उनकी शक्ति कम हो जाती है और फिर ये व्याधि हो सकता है। एक बड़ा कारण जो है इस प्रकार सभी इसमें वो है कृमि, यानी कि वर्म्स, जो कीड़े पेट में जो होता है वो हमारे शरीर में कुछ जो वर्म्स है वो नेचुरली भी होते हैं और वो पचन में सहायक भी होते हैं, लेकिन जो कई ऐसे वर्म्स होते हैं कि जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में जो सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि खाने के तुरंत बाद पेट फूल जाता है उनका, या पेट में अनईजी लगने लगता है, उनको असहज लगने लगता है, और उसके बाद में फिर उसको बार बार ऐसा लगता है कि शायद मुझे अभी शौच के लिए जाना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जब जाते हैं तो उनको मल प्रवर्तन होता भी नहीं है, मतलब शौच होता भी नहीं है ठीक से, उसके बाद में फिर इस प्रकार की संवेदना बनी रहती है, इसलिए वो मन से भी अशांत रहते हैं, मतलब उनको बाहर जाने में भी डर लगता है कि बाहर जाके फिर मुझे कहीं शौच में जाना पड़े, फिर मैं क्या करूँगा, इस प्रकार से एक डर की भावना मन में बैठ जाती है उनके। तो इसके कारण वो आदमी का सोशल लाइफ भी अफेक्ट हो जाता है, और इस डर के कारण, और जो फिर इसमें जो पचन ठीक से नहीं होता और उसका शोषण जो है वो ठीक से नहीं होता, इसलिए शरीर की ताकत भी कम हो जाती है व्यक्ति की, और मानसिक रूप से भी वो आदमी थोड़ा सा दुबला हो जाता है, मतलब उसके मनोबल जो है वो भी टूट जाता है थोड़ा सा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें कृमि ये एक भी फैक्टर भी बड़ा हो सकता है, कृमि के कारण भी इसी प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो वैद्य होते हैं उनको ये पता चल जाता है कि भाई इसमें ये कृमि के लक्षण है, तो वो उसके अनुसार अभी जो कृमि है शरीर के अंदर वो शरीर के बाहर निकल जाए, इसके लिए भी चिकित्सा दे देंगे, और बार बार शरीर में वो तैयार ना हो इसके लिए भी आगे चिकित्सा दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जिनके कारण वैसे ही मल का प्रमाण शरीर में बढ़ जाता है, जैसे उड़द और उड़द की दाल जो है वो ज़्यादा खाने से मल का प्रमाण बढ़ जाता है, स्टूल्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो उसके कारण बार बार संवेदना उत्पन्न हो जाती है, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन वो व्यक्ति को पता नहीं होता है कि भाई इसके कारण हो रहा है ये, या इसी तरह से कई और ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे जौ होता है उसके कारण भी मल का प्रमाण बढ़ जाता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं इनको उस व्यक्ति को टालना चाहिए कि जिसके कारण फिर वो मल का स्वरूप ठीक से बना रहे। फिर इसके अलावा जो कई प्रकार के बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, या जिसमें ऐसी चीज़ें होती है जैसे चने की दाल या इस प्रकार की चीज़ें जिससे गैस बनते हैं शरीर में, मतलब पेट फूलता है, तो उसके कारण भी जो पाचन की क्रिया है वो प्रभावित हो जाती है और ठीक से पचन नहीं हो पाता है, और इसलिए वो ये आगे चल के बीमारी धीरे धीरे उसको हो जाती है। इसी के साथ साथ कई रोगियों में मन का जो दौर्बल्य है, मन की जो उनकी शक्ति कम हो गई है, उसका असर सीधा पड़ता है ये वायु की गति पर, यानी आंतों की उनकी जो मूवमेंट्स है उसके ऊपर। तो और इसका कारण कई बार अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, ये हमने पहले ही देखा, लेकिन कई बार इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति का जो सेक्सुअल लाइफ है उसका असर भी इसके ऊपर पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा सेक्सुअली
ज़रूरत से ज़्यादा जो एक्टिव है या इस प्रकार के उनके इसमें भी इस प्रकार के परिणाम शरीर पर होने की संभावना होती है। तो ये इस प्रकार के जो अलग अलग फैक्टर्स है इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो वैद्य लोग होते हैं जो आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं वो इस रोगी में इसमें से कौन सी स्थिति है इसका आकलन कर लेते हैं। तो उसमें से कई चीज़ें बाहर निकल आती है। जैसे मेरे पास एक अमेरिका से एक आया था जो रोगी, तो उसने बताया कि वहाँ पे जो मुझको बताया गया है कि ये तो ठीक नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि मैं 20 दिन यहाँ पर हूँ, तो देखिए आप अगर कुछ कर सकते हैं तो तब तक कुछ कीजिए, बाद में मैं दवाई आगे लेकर जाऊँगा वहाँ पर। तो 20 दिन क्या, उसको 2-3 दिन दवाई लेने के बाद ही उसको इतना फ़र्क पड़ा कि इसके बाद में उसने अपने जो यहाँ पे उसके जो रिलेटिव्स थे उनके घर जाके दावत वगैरह खा के अच्छी तरह से वो 20 दिन के बाद चला गया। तो काफ़ी उसमें सुधार आ गया तुरंत ही। तो उसमें जब हिस्ट्री ली तब ये पता चला कि उनके जो कंपनी है वो उनको, जैसे उदाहरण के तौर पर कि उनकी कंपनी उनको इस प्रकार की फैसिलिटी देती है कि खाना खाने के तुरंत बाद वो जिम में जाकर एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार खाने के तुरंत बाद व्यायाम एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसके कारण ये आंतों की गति पर परिणाम हो सकता है। तो ये हो रहा था। इस प्रकार की कई बातें थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है, तो ये लेकिन उसका परिणाम शरीर पर होता है। तो ये होने के बाद तुरंत उसको फ़ायदा मिला। या इस प्रकार से जो जिनको ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इस प्रकार की व्याधियाँ होती है, जो मतलब फंक्शनल डिसऑर्डर, जीआई मोटिलिटी डिसऑर्डर, तो उसके कारण जो गैस बनता है और जो दबाव बना रहता है डायफ्राम के पास ऊपर की तरफ, तो उसके कारण कई बार ऐसे पेशेंट में उनको ऐसा लगता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, मुझे हार्ट के सिम्टम्स तो नहीं है। और कई ऐसे भी पेशेंट मिले कि जो उसके कारण ईसीजी या इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस करके आए, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, उनको वो नहीं था, उनको तो ये फंक्शनल डिसऑर्डर था। हाँ, लेकिन जिनको ऐसा लगता है वो एक प्रिकॉशन के तौर पर विश्राम करे कुछ, और तुरंत ही डॉक्टर या वैद्य उनकी सलाह ले। क्योंकि आप ये तय करने में, आप अगर रोगी ये तय करें कि नहीं ये मुझे पेट के कारण ही है, तो शायद उसमें रिस्क हो सकता है। तो रिस्क टालने के लिए विश्राम करना और वैद्य की सलाह लेना जरूरी है। लेकिन वैद्य बता सकते हैं कि नहीं नहीं, ये पेट के कारण ही है, इसमें हार्ट का संबंध नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग जब उसको समझते हैं आयुर्वेद के अनुसार, तो आयुर्वेद में फिर उसके अनुसार कई प्रकार की औषधियाँ हैं, और जो प्रभावशाली औषधियाँ हैं कि जिसके कारण तुरंत ही, मतलब जब जैसे ही वो व्यक्ति ये चिकित्सा लेना प्रारंभ करता है, तो 1-2 दिन में उसका असर दिखाई देना शुरू हो जाता है, और 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में काफ़ी उसमें सुधार आ जाता है उसके स्टेज में। और जो वो लगातार लेता रहता है, तो इस व्यक्ति का ये पूरी तरह से ये पचन जो संस्थान जो है उसके क्रियाएं ठीक होने लगती है। और इसके बाद में हमने इस प्रकार से देखा है कि उसके कई वर्षों बाद तक भी वो जो व्यक्ति है वो स्वस्थ रहता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म रिलीफ और क्योर ये भी आयुर्वेद के अनुसार पॉसिबल है। तो इसलिए जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आज एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, तो उसको ये आयुर्वेद ने इसके ऊपर काफ़ी, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर काफ़ी विचार किया हुआ है पहले से, और इसके अनुसार जो वैद्य चिकित्सा कर रहे हैं उसके काफ़ी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। और जिन रोगियों में जिनको ये कहा जाता है कि ये तो आपको लाइफ लॉन्ग ये चलेगा और आपको इसके साथ जीना सीखना होगा, तो इस प्रकार के उनको एजुकेट किया जाता है। तो ऐसे रोगियों में भी वो उनके सिम्टम्स काफ़ी निकल जाते हैं और वो स्वस्थ बने रहते हैं, और कई सालों तक ये स्वस्थ बने रहते हैं। ये आयुर्वेद की चिकित्सा से संभव है। इसलिए इस प्रकार से जो रोगी है उनको आयुर्वेद की चिकित्सा ऐसे विषय में लेनी चाहिए। और यही मुख्य जानकारी, अभी इसमें जो घरेलू चिकित्सा है इस प्रकार से ना करते हुए वैद्य की सलाह लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। इसलिए घरेलू चिकित्सा इसमें नहीं बता रहे, वैसे हमने घरेलू उपाय ये बताया है कि कैसे तनाव टाला जाए खाते समय या क्या किया जाए, ऐसी बातें बताई है हमने। तो इस विषय में जिनको इस प्रकार के लक्षण लगते हैं तो ये वैद्य की सलाह ज़रूर लें। और आप इसी प्रकार की और जानकारी के लिए दीक्षित आयुर्वेद से जुड़े रहिए, और ये देखते रहिए हम लोग जो जानकारी दे रहे हैं आपके लिए उपयोगी है। धन्यवाद।